सेक्शन 17 के साथ आप 19 पढ़ेंगे, यू विल एंजॉय दिस। प्लीज गो टू दिस इज सेक्शन 19 रेजिडेंस ऑर्डर्स। सेक्शन 19 रेजिडेंस ऑर्डर। तो अगेन क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछेंगे आपसे विच सेक्शन डील्स विद द रेजिडेंस ऑर्डर। सेक्शन 19। सेक्शन 17 में था राइट टू रिजाइड, ये ध्यान रखना, ये है रेजिडेंस ऑर्डर। तो सेक्शन 19 में और 17 में कंफ्यूज मत होना बस। पढ़िए क्या है, देखिए 19 पर आ जाते हैं जरा हम। While disposing of an application under subsection 1 of section 12 को हम पढ़ चुके हैं। सेक्शन 12 में एग्रीव्ड पर्सन या प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीड पर्सन, ये तीनों लोग, ध्यान है, मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लगा सकते हैं। वही एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं जो हम पढ़ चुके हैं। While disposing of an application under section this, the magistrate may pass a residence order. कब? On being satisfied that domestic violence has taken place. अब समझिए क्या है, देखिए रेजिडेंस ऑर्डर की बात करता है सेक्शन 19। कौन सी एप्लीकेशन डिस्पोज कर रहे हैं? जो सेक्शन 12 में लगाई गई थी। सेक्शन 12(1) में मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगा सकते हैं तीनों में से कोई भी एक, प्रोटेक्शन ऑफिसर, एग्रीड पर्सन या एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीड पर्सन, ये हम कर चुके हैं ना। टू सीक वन और मोर रिलीफ अंडर दिस, तो उसमें से एक रिलीफ क्या है आपका, उसमें और आपका रिलीफ आ गया रेजिडेंस ऑर्डर्स के लिए। क्या कहती है ये कि अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है, किस बात से? इस बात से। इसको ऐसे पढ़ के देखिए, ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट डोमेस्टिक वायलेंस हैज टेकन प्लेस, मजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फेक्शन हो गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस तो हुई है, then while disposing that application magistrate may pass the residence order. रेजिडेंस ऑर्डर पास कर सकता है मजिस्ट्रेट। एनी क्वेश्चन यहां तक बताइए। और उसमें क्या करेगा रेजिडेंस ऑर्डर में? ये होगा ए बी सी डी ई एंड एफ, ए से लेकर के एफ तक की बातें उसमें की जा सकती हैं ऐसे ऑर्डर में। और क्या क्या करेंगे ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और आई एक्सपेक्ट यहां से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है आपको, मत भूलना इसको, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप इसको। तो रेजिडेंस ऑर्डर में क्या क्या होगा देखिए, ये होगा, पढ़िए। रेस्ट्रेनिंग द रेस्पोंडेंट, रेस्ट्रेनिंग द रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट को रेस्ट्रेन किया जाएगा फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम डिस्पोजेसिंग or in any other manner disturbing the possession of the aggrieved person from the shared household। ओहो, ध्यान करो जरा, सोचो, अगर आप वकील हैं तो आप अपने क्लाइंट के लिए क्या क्या लेके आ सकते हैं? रेस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट। सेक्शन 17 ने एग्रीव्ड पर्सन को, एवरी वुमेन को ये अधिकार दिया था, प्रत्येक महिला को ये अधिकार दिया था। और 19 में क्या बात कही गई है कि मजिस्ट्रेट को अगर ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, अगर मजिस्ट्रेट को ये विश्वास हो जाए तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट में पास रेजिडेंस ऑर्डर। और अगर रेजिडेंस ऑर्डर पास करेंगे, उस विद इन द रेजिडेंस ऑर्डर क्या होगा? वो कहेंगे मिस्टर रेस्पोंडेंट यू विल नॉट डिस्पजेस द एग्रीड पर्सन, आप एग्रीड पर्सन को डिस्पजेस नहीं करेंगे फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड, आप उसके डिस्टर्ब, चलिए डिस्पजेस अलग चीज हो गई, डिस्पजेस का मतलब हो गया निकालेंगे नहीं। अब तुमने सोचा कि डिस्पजेस नहीं कर सकता, डिस्टर्ब तो कर ही सकता हूं, आप किसी भी तरीके से डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। तो रेस्पोंडेंट कैन बी रेस्ट्रेन्ड फ्रॉम डिस्पजेसिंग और फ्रॉम डिस्टर्बिंग इन एनी मैनर द पोजेशन ऑफ सच पर्सन। तो एक महिला अगर शेयर्ड हाउस होल्ड में है तो ना तो उसको आप वहां से बाहर निकाल सकते और ना ही उसके पोजेशन को आप डिस्टर्ब कर सकते, ऐसा मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर सकता है अंडर सेक्शन 19। प्लीज लेट मी नो ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई? आए ना?
अब इसमें खास बात क्या है, ये बहुत टेक्निकल बात आ रही है आपके सामने, आपको बड़ा मजा आएगा समझ करके। वेदर और नोट रिस्पोंडेंट हैज ए लीगल राइट और इक्विटेबल इंटरेस्ट इन द शेयर्ड हाउस होल्ड। भाई साहब, अगर वकील बुझ जैसा कैया मिल गया ना, तो इसका बहुत मिसयूज भी कर सकता है वो। कैसे, देखिए, वेदर और नो द रिस्पोंडेंट हैज ए लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट इन द शेयर्ड हाउस होल्ड। तो ध्यान से पढ़ना, देखो किसकी बात कर रहे हैं हम, रेस्पोंडेंट की बात कर रहे हैं। रेस्पोंडेंट का उस शेयर्ड हाउस होल्ड में कोई लीगल इंटरेस्ट हो या ना हो, इक्विटेबल इंटरेस्ट हो या ना हो, रेस्पोंडेंट उसके पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्या जी? अब देखो मिसयूज कैसे पकड़ते हैं। एक थे हस्बैंड, एक थे वाइफ, दोनों एक घर में रहते हैं, सही है, और हस्बैंड का उस घर पर कोई भी हक नहीं है। या ऐसे समझ लीजिए पिताजी ने कर दी वसीयत छोटे भाई के नाम पे कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं देंगे, समझे। अब हस्बैंड वाइफ में खूब प्यार है, खूब मोहब्बत है, लेकिन अब क्या दिखाया जा रहा है, वाइफ ने सोचा कि बेटा तुम्हें कुछ मिलना तो है नहीं अब, तो मैं एक काम करती हूँ, वाइफ ने डाला डोमेस्टिक वायलेंस का केस, सही है, और वाइफ ने कहा कि नाउ आई एम द विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, सही है, कोलूजन में था हस्बैंड भी, और रिलीफ क्या मांग लिया कि ये है मेरा शेयर्ड हाउस होल्ड, आई शुड नॉट बी इविक्टेड फ्रॉम दिस हाउस, माई possession should not be disturbed from here, I have right to reside under section 17, please pass an order under section 19। अच्छा, रेस्पोंडेंट ने कहा जनाब जनाब मेरा तो घर ही नहीं है, मेरा इस घर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे पास ना इसकी ओनरशिप है, मेरे पिताजी ने मुझे घर से बेदखल कर रखा है, मैं रहता हूं। तो उनको पढ़ाई जाएगी ये लाइन कि देखो मजिस्ट्रेट यहाँ ये नहीं देखेगा कि रेस्पोंडेंट है, जब कहेंगे तुम निकालोगे नहीं, जनाब निकालूंगा तब मेरे को अधिकार ही नहीं, रखने का अधिकार भी नहीं है, ये हमें नहीं पता। रेस्पोंडेंट हैज ए लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट और नोट, दैट इज क्वाइट इमेटेरियल विद दिस। तो व्हाट द वाइफ विल हैव टू प्रूव फॉर दिस, वाइफ को प्रूव क्या करना है, नंबर वन, दिस कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ शेयर्ड हाउस होल्ड, बस शेयर्ड हाउस होल्ड है ये, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही थी। सेक्शन 17 जो मैंने सदियों पहले पढ़ाया था, पढ़ लो, देखो क्या था, देखिए रहा, दिस इज एब्सोल्यूट राइट ऑफ एवरी वुमेन, कोई कंडीशनल नहीं है यहाँ पर, देखो ये रहा, every woman in domestic relationship shall have the right to reside। मेरी बात समझ पा रही हैं शिवानी मैडम, प्रत्येक महिला का उस घर में रहने का अधिकार होगा, उसको निकाला नहीं जा सकता। और सेक्शन 19 में तो ये बात तक कह दी कि ये भी नहीं देखा जाएगा उसके परम पूजनीय जो पति देव हैं, कहाँ गए 19 बाबू, ये भी नहीं देखा जाएगा कि उसके पति का उसमें कोई अधिकार है भी या नहीं है, लेकिन रोक दिया जाएगा। तो बोलो है या नहीं है, तो पति पत्नी ने साठ गांठ करके क्या ले लिया, स्टे ऑर्डर ले लिया कि निकाला नहीं जाएगा। बोलो हाँ है ना, कम ऑन, टेक्निकलिटी समझ में आई इसकी, एवरीवन कम ऑन। घर पर घर है भी नहीं अपना और तब भी ऑर्डर मिल गया, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट बात है, क्योंकि ये अगर किसी ने पढ़ा नहीं समझा नहीं है तो वो गलत कर देगा कि ऐसे कैसे रोक देंगे, जिसका अधिकार ही नहीं है उसको कैसे ऑर्डर कर देंगे, निकालोगे नहीं, है ना। तो इसीलिए है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है कि द रेस्पोंडेंट शुड हैव द लीगल और इक्विटेबल राइट, होना चाहिए, नहीं होगा तो इसी पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्या है, ये और भी मजेदार है, पति पत्नी की लड़ाई हो गई है ना, ये है हमारे शशांक शेखर, इनकी मिसेस का नाम है पारो। पारो का भाई यानी कि शशांक शेखर का साला घर पर आ गया किसी वजह से, और कुछ हो गई कहा सुनी। उसने कहा बहन तुम देख रही हो मेरे साथ क्या क्या हो रहा है तुम्हारे सामने, इसको शशांक को तो मैं घर से बाहर निकलवाऊंगी। शशांक कह रहा मेरा घर मुझे कैसे निकाल देगी तुम,
देख अभी मजे देख, सेक्शन 19 पे जा तू भी फटाफट। कैसे क्या कि आई विल टेक रेजिडेंस ऑर्डर, और उस रेजिडेंस ऑर्डर में मैं क्या लिखवाऊंगी, मजिस्ट्रेट समझ लो, सुन लो बेटा, तुम देखो अब तुमने बड़ा परेशान किया मेरे भाई को, बोला ऐसा। अभी जितने भी घर में परेशान करने वाले पुरुष हो, डोमेस्टिक वायलेंस, और डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा में पढ़ाई चुका तुम लोगों को, है ना। अभी मिल देखता हूँ मेरे पास है क्या दोबारा वो, ये मत भूलना इस लाइन को आप लोग लड़कियों, आपको पढ़ाता हूं मैं। एंड इंक्लूड्स, देखो चाचा ताऊ फूफा जीजा, जितने भी तुम पर शादियों का तुम पर प्रेशर बनाते हैं ना, और जितने भी तुम लोगों पर घर से बाहर मत निकलो, ये मत करो वो मत करो, उनका इलाज बता रहा हूँ तुम्हें। देखो ये रहा, डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूड्स इमोशनल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, इतना तो कर ही सकते हो। वर्बल अब्यूज तो है ही है, पड़ी रहती है, कब तक पड़ती रहेगी, हमारे सर पे पड़ी रहती है। वर्बल अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, अच्छा। सेक्शन 12 क्लॉज 1, सेक्शन 19 रेजिडेंस ऑर्डर, निकलो घर से यहां से, समझे। कुछ नहीं करना तो पता कैसे करो, एक काम करो, मैं आपको ट्रिक देता हूं सबको। घर में जब सब पढ़े हो ना, सब सब बैठे हो, तब पढ़ना ऐसे ही, अरे मम्मी देखो नया एक्ट आया, इसमें पता क्या लिखा है, फिर जोर जोर से पढ़ करके समझा दो सारी बात। पिताजी भी सुन ले, जितने पुरुष सब सुन लें, सब सुन के चुपचाप समझ जाएंगे कि खतरे की घंटी बजी हुई है, ये इनडायरेक्ट थ्रेट आ चुकी है बस अब, कि ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ, घर हमारा बनाया हमने और हमें निकलना पड़ जाएगा। तो ये तरीका है, सांप भी मर जाए लाठी में टूटे, झगड़ा बढ़ने से पहले ही समझ में आ जाए कि ये अधिकार है हमारे पास अब। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो अब मेरे ख्याल से भूलेंगे तो कभी नहीं आप लोग अब। जितने भी पुरुष जाति है वो सही हो जाएगी, एकदम एकदम सीधी हो जाएगी, सीधी, फालतू की बातें नहीं करेंगे अब। अब देखो और मजेदार समझिए, ये रहा, रेस्ट्रेनिंग द रेस्पोंडेंट और एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स, रेस्पोंडेंट या उसके रिश्तेदारों को रोकने के लिए, किस बात से, फ्रॉम एंटरिंग एनी पोर्शन ऑफ द शेयर्ड हाउस होल्ड इन विच द एग्रीव्ड पर्सन रिजाइड्स, समझे। जिस पोर्शन में एग्रीव्ड पर्सन रहती हो उस घर में आने से रोकने के लिए, कि मेरे वाले रूम में मत आ जाना, बस जनाब आप ऑर्डर में लिख दो बस, ये इसके घर वाले, इसकी मम्मी, इसके ये मेरे घर कमरे में एंट्री नहीं करेंगे बस, समझे। बस ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, या तो घर से बाहर निकलो या कम से कम मेरे इंटरफेयर मत करो आप लोग। तो ये ऑर्डर भी हो सकता है रेजिडेंस ऑर्डर में। आज लड़कियां खुश हो गई होंगी। हाँ, नेक्स्ट, restraining the respondent from alienating or disposing of the shared household or encumbering the same। भैया और मुसीबत है, अगला अगला लेवल समझ लीजिए, restraining the respondent from alienating or disposing of the shared household, इसको समझिए क्या, निकाल दिया पतिदेव को। अब पतिदेव सोच रहे हैं भाई बेच देता हूँ मकान, जब मकान ही बिक जाएगा तो फिर क्या होगा, कह रहे ना हमें क्या पागल समझ रखा है, हमने भी तो क्लॉज डी पढ़ रखी है, जनाब क्लॉज डी भी लिख दो आप ऑर्डर में, he shall be restrained from disposing of, इसको इस मकान को डिस्पोज करने से रोका जाए। बड़ी प्रॉब्लम हो गई, पति देव के दिमाग में फिर खुराफात जागी, अच्छा बेचने से रोकेगी तो मैं इस पर कम से कम मोटा लोन ले लेता हूं, किस्त चुकाऊंगा नहीं फिर तो कुड़क हो जाएगा मकान। अच्छा ये अगली लाइन पर, restraining the respondent from encumbering the same, ये भी नहीं कर सकते हैं आप, उसको उसको मॉर्गेज भी नहीं कर सकते हैं, उसको मॉर्गेज करने से भी रोका जाए। तो जनाब मेरी सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि मेरे पतिदेव को घर से बाहर निकाल दो, एक बात, मेरे घर में एंट्री ना करे ऐसा ऑर्डर कर दो,
इस मकान को ये बेच ना पाए, ये ऑर्डर कर दो, इस मकान पर कोई लोन ना ले पाए, ऐसा ऑर्डर कर दो। बस मेरी जिंदगी बढ़िया, मजे ही मजे हैं। अरे अभी और मजे समझो, और खुराफात देखो कहाँ कहाँ से खुराफात आ सकती है दिमाग में, पतिदेव के किसी के भी। अब बड़े भाई छोटे भाई बात कर रहे हैं, भैया देखो बड़ा खतरनाक है मामला, तो तुम एक काम करो बड़े भैया, आपकी पत्नी परेशान कर रही है, आप अपना ना अपना हिस्सा मेरे नाम पे रिनाउंस कर दो, कि आप अपना हिस्सा छोड़ रहे हो इसमें, फिर जब आपका हिस्सा ही नहीं होगा तो चले जाना। तो कह रहे अच्छा ई क्लॉज पढ़ो फिर ये लो। Restraining the respondent from renouncing his rights in the shared household, कि वो अपना हिस्सा रिनाउंस भी नहीं कर सकता शेयर्ड हाउस होल्ड में अगर कोई राइट है उसका, एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द मजिस्ट्रेट, जब तक कि मजिस्ट्रेट की परमिशन ना हो तब तक वो ऐसा 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 ना कर पाए। तो बताओ जनाब अली, कितने राइट्स मिल गए हैं लड़कियों को। अगर ये सब कुछ आ जाए लड़कियों को समझ में, तो मेरे ख्याल से अवेयरनेस ही हो जाए तो 90% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी ऐसे के ऐसे ही, कि इतना खतरनाक लॉ भी है। राइट्स इंटरेस्ट हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, केवल क्या दिखाना है कि शेयर्ड हाउस होल्ड में डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हम रहे थे, बस इतना दिखाना है। और डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, और डोमेस्टिक वायलेंस को दिखाना कितना आसान है, बिकॉज ऑफ द वाइड स्कोप। वाइड स्कोप कितना है, ये रहा, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज, सारे तरह के अब्यूज इसमें आ जाते हैं। बोलो है कि नहीं है। तो कम से कम इतना ही कह दे रिंकी कि सर देखो जब चाहे देखो टॉन्ट कसते रहते हैं मेरे ऊपर, बस पढ़ते नहीं करते नहीं, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, ऐसे ही बोलते रहते हैं मुझे बस। तो वर्बल अब्यूज हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, जनाब बस मैं कुछ नहीं चाहती, इन्हें मार पाई कुछ नहीं करनी, बस इन्हें यहाँ से मेरे मेरे मुझसे हटा लो उनको बस अब, और आए ना मेरे सामने बस। बस हाँ बस मेरे घर में ना आए बस। लेकिन बेटा घर तो ही नहीं का है, मुझे नहीं पता, मैं शेयर, ये मेरा शेयर्ड हाउस होल्ड है, मैं इसमें रह रही हूँ, निकालो उनको यहाँ से बस। भाई साहब कल तक निकल जाओ, आना मत दोबारा। और सुनो, ना बेचने की कोशिश करना, ना इसे मॉर्गेज करने की कोशिश करना, ना अपने राइट को छोड़ने की कोशिश करना। वही गाना आएगा कैसे क्या हो गया, डॉट डॉट डॉट। ठीक, सो गर्ल्स ग्रैब योर राइट्स नाउ। पढ़ते हैं आगे। अब काम की बातें आ जाते हैं। डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट टू, अच्छा टू सिक्योर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू सिक्योर द सेम लेवल ऑफ ऑल्टरनेट एकोमोडेशन फॉर द एग्रीव्ड पर्सन एज एंजॉयड बाय हर in the shared household or to pay rent of the same in circumstances so require। बहुत इंपॉर्टेंट है गर्ल्स आपके लिए। देखिए क्या है, देख क्या है ये, डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट टू सिक्योर सेम लेवल ऑल्टरनेट एकोमोडेशन। अब क्या है, मान लीजिए लग रहा है कि ना यहाँ तो सासू ससुर ये वो बड़ा काम झाम है, भैया मर जाऊंगी मैं तो यहाँ रहूंगी, तो लड़ाई झगड़ा करा, पति देव ने छोड़ा मैके में, वहां से डाली डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन कि जनाब वहां पर मेरी जान को भी खतरा है, ये है वो है, मुझे तो उसी लेवल का फ्लैट का स्टैंडर्ड का ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन दिला दीजिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए जनाब, मैं बिल्कुल लालची किस्म की महिला नहीं हूं, मैं तो केवल एक छत चाहिए बस, जैसा ग्रेटर क्लास में इसका फ्लैट रह रहा है ऐसे मुझे मुझे दुख यारी को बस, मैं उसमें जीवन काट लूंगी अपना ऐसे ही। तो क्या है, लाइन पढ़ लो देखो क्या है, सेम लेवल ऑफ ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन, सेम कैसा, एज एंजॉयड बाय हर इन द शेयर्ड हाउस होल्ड। पति देव क्या सोच रहे थे कि पत्नी को छोड़ाएं मैके में, है ना, कह देंगे मैके में रह रही है, लेकिन पत्नी आ गई जान को, या तो खुद दिलवा दो या फिर भैया उतने का रेंट दे दो मुझे। अब तो रेस्पोंडेंट से ये कहा जा सकता है, सोचो 125 सीआरपीसी में जाओगे मेंटेनेंस करने के लिए, कुछ नहीं मिलेगा, अनएबल टू मेंटेन हर सेल्फ हो, ही इज एबल टू मेंटेन हो, उस यहाँ पे कुछ नहीं है,
यहाँ पे क्या करना है, शेयर्ड हाउस होल्ड में जनाब साथ में रहते थे, रहना मुश्किल कर दिया इसने, मुझे ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन दिला दो बस, या इसे घर से बाहर निकाल दो, घर में घुसने मत देना, बेच पाए ना, मोर्गेज करना पाए ऐसा कर दो, या मुझे इसी तरीके का फ्लैट रेंट पे दिला दो। मैं तो कितना फ्लेक्सिबल हूं, समझे। रेजिडेंस ऑर्डर में A to F, और ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना, इसलिए इन सभी चीजों को रट लेना बुरी तरीके से। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर कैन बी पास और कैन नॉट बी पास्ड, निम्नलिखित में इसको कौन सा ऑर्डर पास किया जा सकता है या पास नहीं किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन यहां से बनता है आपके लिए। शशांक शेखर साहब कह रहे हैं, देखो इनका मैसेज सुनो, सर ये तो बायस लॉ लग रहा, नहीं लग रहा, एकदम लग रहा है बायस है, लेकिन बात तो ये है कि अभी तक जो 75 साल से बायस किसके फेवर में था, अभी तक तो हमारा ही फेवर में था ना सब कुछ, अब थोड़ा सा बायस जाने तो उनके फेवर में भी, क्यों, तभी तो जरा पैरिटी आएगी केवल पर, 10-20 साल उनके फेवर में चलने दो अब। यही तो, घर से बाहर निकलना नहीं चाहते हो शशांक, तो सीधे चलो एकदम बिल्कुल नाक की सीध में, नो इफ नो बट, हर बात पे तारीफ करो अपनी पत्नी की, हर बात पे उसको कहो तुम्हारे घर वाले वाह वाह क्या विद्वान है, साला निपट हो, मूर्ख हो, कहीं इससे इंटेलिजेंट लड़का नहीं देखा मैंने आज तक, तुम्हारे पिता से विद्वान व्यक्ति समझदार देखा, और माँ तो सरस्वती है, समझे। बस फिर तुम सुखी रहोगे, और खाना तुमसे अच्छा कोई पकाता नहीं है, थक जाती होगी तुम घर पे काम करते करते, 2-4 बात रख लो बस, और घर में सुख शांति से रहना। चलिए आगे पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्लॉज है प्रोविजो, यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको, प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर अंडर क्लॉज बी, जो क्लॉज बी में है, कि ये जो क्लॉज बी में था टू रिमूव हिमसेल्फ ना, टू रिमूव हिमसेल्फ, उसकी बात कर रहे हैं, प्रोवाइडेड नो ऑर्डर अंडर क्लॉज बी shall be passed against any person who is a woman, बस सास को नहीं निकाल पाओगे, तो ये है नो ऑर्डर शैल बी पास अगेंस्ट द वुमेन, वुमेन कोई ऑर्डर नहीं कहेगी भाई, घर से निकलने का जो आदेश है वो वुमेन को नहीं दिया जाएगा, और यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बड़े ध्यान से पढ़ना, कि एग्जैक्टली वुमेन को एड्रेस करते हुए तो नहीं है, तो रिस्पोंडेंट कैन बी आस्क्ड टू रिमूव हर हिमसेल्फ, बट रिस्पोंडेंट शुड नॉट बी वुमेन इन दैट केस, ये हुई कंप्लीट लाइन। अब आइए क्लॉज 2 में, बस मेन तो वही थी जो मेंस में भी आएंगी काम, प्रीलिम्स में भी काम आएंगी, अब ये पढ़ लेते हैं। मजिस्ट्रेट मे इम्पोज एनी एडिशनल कंडीशंस और पास एनी अदर डायरेक्शन which he may deems necessary to protect or to provide for the safety of the aggrieved person or any child of such aggrieved person, बस समझिए क्या है, तो एडिशनल कंडीशन लगा सकते हैं, एडिशनल कंडीशन, बस इसमें कुछ खास नहीं है, मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ बस आपको, देखिए ये कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है, या कोई अन्य इन 6 से, मतलब ए से लेकर के एफ से अदर भी ऑर्डर पास कर सकता है जो उसको अच्छा लगे, विच ही डीम्स नेसेसरी टू प्रोटेक्ट और टू प्रोवाइड द सेफ्टी ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन और चाइल्ड, जो व्यथित व्यक्ति है उसके उसके प्रोटेक्शन के लिए या किसी बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए इनसे अलग भी कोई अन्य शर्तें मजिस्ट्रेट लगा सकता है, ये नहीं कि वही करेगा, तो A to F तो है ही है, इनसे अन्य भी हो सकता है। थर्ड पर आ जाइए, क्या है थर्ड, मजिस्ट्रेट में रिक्वायर द रेस्पोंडेंट टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज फॉर प्रिवेंटिंग द कमीशन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, अगेन P4 प्रीलिम्स लगाइए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऐसे बन जाएगा आपसे, मेंस में तो बनेगा ही बनेगा, प्रीलिम्स में भी यहां से क्वेश्चन बनता है कि भाई क्या उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है, मान लीजिए मैडम आ गई उसमें और बुला लिया गया रिस्पोंडेंट को भी, हाँ भैया क्यों परेशान करते हो, जनाब गलती हो गई, चलो लिख के दो,
लिख के देने का मतलब है बॉन्ड एग्जीक्यूट करो, या तो खुद का पर्सनल बॉन्ड ले लो, या फिर उससे कहो श्योरिटी लिया कुछ अपने पिताजी को लिया, अपने मामा को लिया, उनको लिया, उनसे बॉन्ड श्योरिटी लेकर देगा। क्या करेगा? प्रिवेंटिंग द कमीशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, आगे से डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करोगे। जनाब बहुत मारता है, शराब पीता है, ये है वो है, तो ऐसे केस में पहला काम ये हो सकता है कि उससे हल्की फुल्के छोड़ दिया जाए, बॉन्ड को एग्जीक्यूट करा लिया जाए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये ऐसा ऑर्डर पास हो सकता है, नहीं हो सकता? यस, ऐसा ऑर्डर पास किया जा सकता है। अब आगे आ जाइए। ये है आपका सेक्शन 4, एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 का जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट बॉन्ड वाला, shall be deemed to be an order under chapter 8 of CRPC। 106 से लेकर के 124 सेक्शन तक CRPC का चैप्टर है ये, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस वाला, एंड shall be dealt with accordingly। बस उससे जो बॉन्ड भरवाया जाएगा, वहां पर है ना सिक्योर बॉन्ड फॉर सिक्योरिंग पीस, सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, सिक्योरिटी फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर, वहां पे जो बॉन्ड लेते हैं और उन पर जो रूल्स अप्लाई होते हैं, तो उस इस वाले बॉन्ड को उसी के इक्विवेलेंट ट्रीट किया जाएगा। तो वो वही सारे प्रोविजंस लागू हो जाएंगे यहाँ पर भी, ये बात कहनी है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, करेक्ट है या नहीं है। कर लेंगे आप लोग? कोई शक यहाँ पर? 106 से लेकर के 124 आपको ध्यान होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। 106, 107, 108, 109, 110, इन सभी सेक्शंस में डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में बॉन्ड भरवाते हैं उससे, है ना, 3 इयर्स, 1 ईयर, है कि नहीं है? और ऐसे केस में तो जो बॉन्ड भरवाते हैं उसके उसी के लिए वही रूल्स यहां पर भी अप्लाई हो जाएंगे, जब उससे ये कहा जा रहा है क्लॉज 3 में कि भाई तुम उस कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करोगे। वहां पर तो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि यू शुड नॉट कमिट ब्रीच ऑफ पीस, यू शुड नॉट कमिट सच एक्टिविटी, देयरफॉर गिव ए बॉन्ड, है ना। वही बात यहाँ पर है, यहाँ पर घर के लागू हो गई, तुम डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करोगे, इस बात का बॉन्ड एग्जीक्यूट करो, फिर सारे के सारे नियम कायदे वहां पे लागू हो जाएंगे जो चैप्टर 8 में है। अब अभी क्लॉज 5 में, वाइल पासिंग एन ऑर्डर, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 1 में था आपका रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर A to F वाला, और सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 में है एडिशनल कंडीशंस, और सबसेक्शन 3 में है बॉन्ड का। यहां पर था रेजिडेंस ऑर्डर सबसेक्शन 1 में, यहां पर था एडिशनल कंडीशंस सबसेक्शन 2 में, और सबसेक्शन 3 में था एग्जीक्यूट बॉन्ड। इन तीनों की बात कर रहे हैं। वाइल पासिंग एन ऑर्डर अंडर सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3, क्या हो सकता है? द कोर्ट में ऑल्सो pass an order directing the officer in charge of nearest police station to give protection। ये एडिशनल चीज आ गई, to give protection to the aggrieved person or to assist her or the person making application on her behalf in the implementation of the order। बस ये एडिशनल चीज हो गई। इसको समझाता हूं क्या मामला है। ये रहा, ये है आपकी क्लॉज 5 कि जब ये ऑर्डर पास किया जाएगा, क्लॉज सबसेक्शन 1 में क्या था कि इसको बाहर नहीं निकालोगे, तुम बाहर निकल जाओ, ऐसे नहीं करोगे, वैसे नहीं करोगे, कौन इंसान मान जाएगा जल्दी से? नहीं मानेगा ना एक बार को। एडिशनल कंडीशंस भी लगा दी, बॉन्ड भरवा दिया। अब इनको पुलिस का डंडा दिखाना भी जरूरी है अगर कोर्ट को ऐसा लगे। तो सब क्लॉज 5 में ये है कि कोर्ट, देखो ये लाइन पढ़ो, इस वर्ड को ध्यान रखो जरा, कौन सा ऑर्डर पास कर रहा है? क्लॉज 1 में, क्लॉज 2 में, क्लॉज 3 का ऑर्डर पास कर रहा है। और ये में ऑल्सो मतलब 1, 2, 3 के अतिरिक्त क्या ऑर्डर हो सकता है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ध्यान रखना कौन सा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस, निकटतम पुलिस स्टेशन का जो होगा, उसको आदेश जारी किया सकता है कि वो प्रोटेक्शन दे। प्रोटेक्शन किसको देगा? एग्रीव्ड पर्सन को देगा। एग्रीव्ड पर्सन को प्रोटेक्शन दे और
एग्रीव्ड पर्सन को या उसके बिहाफ पर किसी व्यक्ति ने अगर एप्लीकेशन लगाई है उसको असिस्ट करे इन इम्प्लीमेंशन ऑफ द ऑर्डर। ये जो मैंने ऑर्डर पास किया है सब क्लॉज 1, 2 या 3 में, इनको इम्प्लीमेंशन में वो क्या करे, उसको असिस्ट करे, ऐसा ऑर्डर भी पास किया जा सकता है। तो देखो कितना वाइड ऑर्डर है। द ओनली एम इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन। उसको केवल एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का मौका दिया जा रहा है कि किस तरीके से उसके राइट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। मैक्सिमम प्रोटेक्शन देने की कोशिश की है। तो घर मिल जाएगा, सर पे छत रहेगी, तो बाकी काम तो फिर भी आदमी झेल लेगा, लेकिन ये अधिकार बाहर नहीं जाना चाहिए। घर से बाहर निकलने की धमकी नहीं होनी चाहिए। अब निकाल देंगे घर से बाहर। अब घर फोन कर रही, पापा जी ऐसे कर रहे हैं, देख बेटा हमारे यहाँ से तेरी डोली गई है, अब तेरी अर्थी वहीं से उठेगी, बस तेरे घर, तेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद। और वो क्या करे, निकल यहां से, अभी निकल घर से बाहर। तो ये ऐसे लोगों का इलाज है कि अगर वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रही है तो वो ये ऑर्डर्स ले सकती है और पुलिस का भी प्रोटेक्शन सीक कर सकती है 19 क्लॉज 5 में। प्लीज लेट मी नो अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन बचा हो आपके पास। तो सेक्शन 17 और 19 को मैंने क्लब करके पढ़ा दिया आपको। कम ऑन, अब आगे आ जाइए, 6 पर आ जाइए। वाइल मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सब क्लॉज 1, क्लॉज 1 में मजिस्ट्रेट में इम्पोज रेस्पोंडेंट ऑब्लिगेशंस relating to discharge of rent and other payments having regard to financial needs and resources of the parties। देखिए 6 में क्या है, देखिए मजिस्ट्रेट में इम्पोज ऑन रिस्पोंडेंट ऑब्लिगेशंस टू पे दी रेंट्स एंड अदर पेमेंट्स। देखिए ये भी हो सकता है कि मजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेट, इस लाइन को पढ़ के देखिए पहले क्या है, हैविंग रिगार्ड टू द फाइनेंशियल नीड्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द पार्टीज। पार्टीज यानी कि दोनों पार्टीज हो गई, अब एप्लीकेंट भी और रेस्पोंडेंट भी। रेस्पोंडेंट की फाइनेंशियल नीड्स को समझते हुए और उनके रिसोर्सेज को समझते हुए रेस्पोंडेंट पर रेंट पेमेंट करने की या अदर पेमेंट को करने की कंडीशंस इंपोज कर सकता है। मजिस्ट्रेट में इंपोज दीज कंडीशंस। समझे आप, बस इतनी सी बात है रेंट करने के लिए, बहुत टेक्निकल नहीं है। बस आगे बढ़ते हैं, 7 पर आ जाइए। मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन in whose jurisdiction magistrate has been approached to assist in the implementation of the protection order। सब क्लॉज 7 को देखिए आप जरा, लास्ट में देखना, implementation of the protection order। और नाउ प्लीज सी सेक्शन 18। सेक्शन 18 में जो प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर पास होता है सेक्शन 18 में, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे 7 ये कहती है बस, मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट ऑफिसर इंचार्ज टू असिस्ट इन द इम्प्लीमेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर। जो मजिस्ट्रेट है वो ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन से ये कह सकते हैं कि जो प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया गया है उसको इम्प्लीमेंट करने में असिस्ट कीजिए। कौन सा ऑफिसर इंचार्ज, जहां के मजिस्ट्रेट को अप्रोच किया गया है, यानी कि कंसर्न मजिस्ट्रेट के जुरिसडिक्शन में आने वाले पुलिस स्टेशन को, के इंचार्ज को, कि प्रोटेक्शन ऑर्डर हमने इश्यू किया है, वी हैव इशूड प्रोटेक्शन ऑर्डर, तो यू काइंडली असिस्ट इन इम्प्लीमेंशन ऑफ दिस। और इसी तरीके से ये है कि डायरेक्शन दी जा सकती है रेस्पोंडेंट को, क्या, टू रिटर्न टू द पोजेशन ऑफ एग्रीड पर्सन, क्या क्या, हर स्त्री धन, उसके स्त्री धन को वापस कर दो, ऐसा ऑर्डर पास किया सकता है, या एनी अदर प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी जिसके प्रति वो एंटाइटल्ड है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए थोड़ा सा आप जो क्लॉज 7 है, 8 है, और हाँ 7 एंड 8, 7 एंड जो क्लॉज 7 है एंड क्लॉज 8 है, वो उसकी एक्चुअली जो हेडिंग है, जो मेन कंटेंट है सेक्शन का, उससे रिलेट नहीं करती है। यहाँ पर क्या बात की उन्होंने 7 में, क्या की, प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात की है। प्रोटेक्शन ऑर्डर कहाँ पास किया गया है, सेक्शन 18 में किया गया है, और उसको उसके इम्प्लीमेंशन में हेल्प करने का ऑर्डर कहाँ पास कर रहे हैं जनाब वाली, 19 के 7 में पास कर रहे हैं। तो कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं। इट वुड हैव बीन बेटर कि अगर ये जो क्लॉज है ये 18 में ऐड किया होता प्रोटेक्शन ऑर्डर के उसमें, क्योंकि यहाँ तो आपकी हेडिंग ही रेजिडेंस ऑर्डर है। सेक्शन 19 की हेडिंग क्या है, रेजिडेंस ऑर्डर।
तो रेजिडेंस ऑर्डर से संबंधित ही क्लॉज होनी चाहिए थी। अब क्योंकि इन्होंने ऐसे लाइन कर दी है तो आपका कंफ्यूजन बढ़ ना जाए, ध्यान रखना। 19 की 7 में प्रोटेक्शन ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन की असिस्टेंस की बात की गई है, और 19 में बात की गई है प्रॉपर्टी को वापस करने की, उसके स्त्री धन को या कोई अन्य संपत्ति है तो उसके कब्जे में वापस कर दी जाए। तो किसी महिला के अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको उसको, अगर रिस्पोंडेंट को ये ऑर्डर करना हो कि गिव हर स्त्री धन, गिव हर प्रॉपर्टी। मान लीजिए रिंकी के भैया ने रिंकी की गुल्लक छीन ली और रिंकी चली जाए कोर्ट में कि मेरा भाई डोमेस्टिक वायलेंस करता है, मेरी गुल्लक छीन ली, तो गुल्लक वापस दिलाने का ऑर्डर कौन से सेक्शन में होगा बताओ? 19(8) में होगा। रिटर्न टू द पोजेशन ऑफ द एग्रीड पर्सन, एग्रीड पर्सन के पोजेशन में वापस कर दो क्या? एनी प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी विच इज एंटाइटल्ड, जिसके लिए उसका एंटाइटलमेंट है वो प्रॉपर्टी उसको वापस कर दो भाई। 1908 में ये बात आएगी। अब जाकर के ये 17 और 19 हुए कंप्लीट।